नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से सक्सेस कोना में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपदा प्रबंधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो अगर आप यहाँ पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए और लाइक करिए। देखिए, आपदा प्रबंधन से संबंधित जो ये सीरीज है इसमें कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे और ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, और आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उनके लिए भी ये वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ? पहला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर है 2005। तो सही उत्तर 26 दिसंबर 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया था। अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो देखिए, जो पहला प्रश्न था राष्ट्रीय आपदा एक्ट है, ठीक है, नेशनल डिजास्टर एक्ट कब बना? वो 2005 में बना था। और जो प्रबंधन प्राधिकरण बना वो आपका बना 2006 में। तो करेक्ट आंसर है 2006। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 2006 में हुआ था। अब तीसरे प्रश्न की ओर जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA का, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का मुखिया कौन होता है? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुखिया होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, आपदा प्रबंधन किया जाता है। तो देखिए, आपदा प्रबंधन किस स्तर पर किया जाता है? तो आपदा का जो प्रबंधन है वो 3 स्तरों पर किया जाता है। तो फर्स्ट, जो सबसे छोटी इकाई है, जिला स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर, और तीसरा राष्ट्रीय स्तर पर। तो इसका जो आंसर हो गया सभी स्तरों पर, यानी आंसर ऑप्शन 4, जिला स्तर, राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर। तो इसी के साथ एक चीज और जानने की जो जरूरी है, तो देखिए स्तर कौन से हैं? केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर। उसके बाद जो अगली चीज जानने की है वो ये है कि आखिर इन तीनों स्तरों पर कौन सी ऐसी संस्था है जो इनका संचालन करती है या प्रबंधन करती है। तो केंद्रीय स्तर पर है NDMA, राज्य स्तर पर SDMA यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब साथ ही जो 3 प्रश्न और इससे बन सकते हैं वो कौन से हैं? देखिए, केंद्र स्तर पर इस संस्था का मुखिया कौन होता है? PM यानी प्रधानमंत्री। राज्य स्तर पर CM यानी मुख्यमंत्री। और जिला स्तर पर DM यानी जिला अधिकारी। तो देखिए, 3 प्रश्न और यहाँ से आपके तैयार हो गए। जो आपदा प्रबंधन के जो स्तर हैं, केंद्र, राज्य, जिला, जिनकी जो संस्थाएं हैं जिनका प्रबंधन करती हैं, केंद्रीय स्तर पर NDMA, राज्य स्तर पर SDMA यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो मुखिया कौन होता है? मुखिया आपको पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री राज्य केंद्रीय स्तर पर, मुख्यमंत्री राज्य स्तर पर, और जिलाधिकारी जिला स्तर पर। तो इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन निम्न में से किस सूची के अंतर्गत आता है? देखिए, पॉलिटी भी से रिलेटेड भी प्रश्न है। तो आपको पता है कि हमारे पास 3 सूचियां होती हैं, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो हमारा आपदा प्रबंधन विषय है वो आता है हमारा समवर्ती सूची में, क्योंकि इस आपदा प्रबंधन से जितने भी नियम और कानून हैं उस पर राज्य और केंद्र दोनों अपने कानून बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का गठन किया है? तो भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का गठन किया गया? देखिए, ऑप्शन है गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, आपदा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति। तो इसका जो गठन किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान कब जारी की गई?
जो योजना है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, वो कब जारी की गई? तो इसका आंसर है भाई 1 जून 2016। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये योजना जारी की गई थी। तो डेट है 1 जून 2016। अगला प्रश्न है एनडीआरएफ का गठन कब किया गया था? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनडीआरएफ का गठन कब किया गया था? तो एनडीआरएफ का गठन किया गया था 18 जनवरी 2006। ठीक है, 18 जनवरी 2006 करेक्ट आंसर है। 5 में एक्ट बना था, नेशनल डिजास्टर एक्ट, और उसके 1 साल बाद एनडीआरएफ का गठन किया गया था। तो इसी के साथ आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर एनडीआरएफ का पूरा नाम क्या गया है, पूछा जा सकता है पेपर में। तो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ठीक है, जहाँ भी आपदा की संभावना होती है ये फोर्स पहुँच जाती है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। फरवरी में जब चमोली ज़िले में आपदा आई थी तो एनडीआरएफ वहाँ पर थी। अभी हाल ही में मुंबई में आपदा है तो वहाँ पर भी इसकी तैनाती की गई है। तो हिंदी में इसका नाम है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। तो नोट कर सकते हैं आप, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, ये एनडीआरएफ का नाम है और इसका गठन किया गया था 18 जनवरी 2006। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में एसडीआरएफ का गठन कब किया गया? तो भाई इसका करेक्ट आंसर है 13 जुलाई 2013। तो 13 जुलाई 2013 को एसडीआरएफ का गठन किया गया था उत्तराखंड में। तो इसका फुल फॉर्म क्या है देख लेते हैं, स्टेट डिजास्टर मैनेज रिस्पॉन्स फोर्स। ठीक है, तो राज्य आपदा मोचन बल। तो नोट कीजिए आप, राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ का हिंदी नाम है और इसकी का गठन किया गया था उत्तराखंड में 13 जुलाई 2013। तो याद करना इजी है, 2013 में और 13 ही तारीख को, लेकिन जुलाई के महीने में। तो अगला प्रश्न देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस आपदा के बाद उत्तराखंड में एसडीआरएफ का गठन किया गया था? तो ऑप्शन आपके पास मालपा भूस्खलन के बाद, बूढ़ा केदार भूस्खलन के बाद, केदार आपदा के बाद, या फिर मुनस्यारी आपदा के बाद। तो देखिए आपको जैसे 2013 में एसडीआरएफ का गठन हुआ था, तो उससे पहले ही जून में क्या हुआ था, केदारनाथ आपदा आई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है केदारनाथ आपदा के बाद ही उत्तराखंड में एसडीआरएफ का गठन किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? तो देखिए आपदा प्रबंधन का जो प्रमुख घटक है, ये मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रश्न है। तो इसका जो प्रमुख घटक होते हैं स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग। तो इसका जो आंसर होगा ये सभी। ठीक है, स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संस्थाएं और गांव मोहल्ले के लोग जो हैं ये आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक होते हैं। अगला आता है, आपदा कितने प्रकार की होती है? देखिए एक सामान्य सा प्रश्न है पर इम्पोर्टेंट है, आपदा कितने प्रकार की होती है? तो आपदा 2 प्रकार की होती है, फर्स्ट प्राकृतिक आपदा, सेकंड मानव निर्मित आपदा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन थर्ड, दोनों, 1 व 2। देखिए अब प्राकृतिक आपदाएं क्या होती है इसको जानते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदाएं यानी जो प्रकृति के कारण आई है, प्रकृति में बदलाव के कारण आई है, जो भी आपदा आती है वो प्राकृतिक आपदाएं हैं। जैसे चक्रवात है, सुनामी है, भूकंप है, भूस्खलन है, बाढ़ है, सूखा है। तो ये क्या है, सारी की सारी प्राकृतिक आपदाएं। इनमें मानव का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, मानव का कोई भी हाथ इनमें नहीं है, इनकी घटना में। अब मानव निर्मित आपदाएं क्या है? देखिए रासायनिक घटनाएं, यानी किसी स्थान से गैस लीक हो जाना, जैसे भोपाल गैस त्रासदी कांड। ठीक है, दूसरा जैविक आपदा, जो कि हम अभी झेल रहे हैं, कह सकते हैं कि उसको जो हमारे सर पर है, यानी कोरोना एक जैविक आपदा है। इसीलिए अगर कोई भी कोरोना नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर कौन सी धारा के तहत कार्रवाई की जाती है? नेशनल डिजास्टर एक्ट 2005 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। तो कोरोना महामारी क्या है, एक जैविक आपदा है। नाभिकीय आपदा, अगर कहीं पर नाभिकीय विस्फोट हो जाता है या नाभिकीय रिसाव हो जाता है। युद्ध क्या है, मानव निर्मित आपदा है। आतंकवाद, ये भी एक मानव निर्मित आपदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? तो देखिए आप समझ गए होंगे कि कौन मानव जनित आपदा है। देखिए आतंक मानव जनित आपदा है, युद्ध मानव जनित है
और सांप्रदायिक दंगे ये भी क्या है, मानव जनित आपदा। तो इसका सही आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन। तो ये सभी मानव जनित आपदाएं हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कम विनाशकारी आपदा कौन सी है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक लॉजिकल प्रश्न है। तो कौन सी कम विनाशकारी आपदा है? देखिए आपदा तो आपदा होती है, लेकिन इफेक्ट जो है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। तो भूस्खलन, सुनामी, बाढ़ या फिर सूखा। तो कम जो विनाशकारी आपदा है वो भूस्खलन होता है। ठीक है, सुनामी एक बहुत बड़े एरिया को कवर कर जो है इफेक्ट कर सकती है। बाढ़ भी जो है एक बहुत बड़े एरिया को इफेक्ट करता है, और सूखा तो बहुत लंबे समय तक इसका इफेक्ट रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। तो निम्न में से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? अब विस्तृत क्षेत्र का मतलब समझिए, और उससे पहले ऑप्शन देखते हैं। भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, ओजोन परत का क्षरण। तो देखिए क्या आंसर हो सकता है, सोचिए। तो इसका जो सही आंसर है ओजोन परत का क्षरण। तो देखिए जैसे ही ओजोन परत जो घट रही है धीरे धीरे, इसके कारण जो है एक बड़ी आपदाएं आ सकती हैं। ओजोन परत के क्या कारण क्या हो रहा है, पृथ्वी पर गर्मी बढ़ रही है। गर्मी बढ़ने से क्या हो रहा है, हमारे जो पहाड़ है, बर्फ के पहाड़ है, हिमालय है, अटलांटिक है, वो पिघल रहे हैं। पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, इससे जलवायु परिवर्तन हो रहा है। लोगों में कई सारी स्किन डिसीजेज यहाँ पर हो रही हैं। तो कई सारी तरह की बीमारियाँ ये जो है इसके कारण हो सकती हैं। तो ओजोन परत का क्षरण जो है एक विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो उत्तराखंड को प्रभावित करने वाली प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो आपके पास चार ऑप्शन है, भूकंप, भूस्खलन या हिमस्खलन, दूसरा वनाग्नि, तीसरा है बाढ़ या फिर अतिवृष्टि, और चौथा है उपरोक्त सभी। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। देखिए भूकंप भी आते हैं उत्तराखंड में, भूस्खलन तो आते ही रहते हैं, हिमस्खलन, अभी जो चमोली में आपदा हुई थी इतनी बड़ी, वनाग्नि जिसे हम पिछले 3 महीनों से लगातार झेल रहे हैं, बाढ़ का थोड़ा कम रहता है, लेकिन क्या हमारे 2 जिले ऐसे हैं, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, जहाँ पर बाढ़ का खतरा बना रहता है। और अतिवृष्टि यानी बादल का फटना, ये भी एक आम प्राकृतिक आपदा है उत्तराखंड में। तो ऑप्शन हो गए उपरोक्त सभी इसका सही आंसर। तो अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कितने भूकंप जोन है? तो देखिए उत्तराखंड में जो है 2 भूकंप जोन है। ठीक है, जो उत्तराखंड का पूरा भौगोलिक क्षेत्र है उसको 2 भूकंप जोनों में बांटा गया है मुख्य रूप से। अब अगर हम पूरे भारत की बात करते हैं तो पूरे भारत में जो है 5 भूकंप जोन है। ठीक है, और उत्तराखंड जो है उसमें से संवेदनशील जोन 4 और अति संवेदनशील जोन 5वां आता है। ठीक है, तो उत्तराखंड की जो एक हो गया संवेदनशील जोन 4, और ये हो गया अति संवेदनशील जोन 5, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है भूकंप का। तो ये हो गया उत्तराखंड के 2 जोन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब है उत्तराखंड का कौन सा जिला भूकंप जोन 4 में नहीं आता है? तो ऑप्शन आपके टिहरी, नैनीताल, देहरादून, पिथौरागढ़। तो देखिए इसका सही आंसर है पिथौरागढ़। देखिए उत्तराखंड के जो संवेदनशील जोन हैं उस 4 के जो जिले हैं वो हैं देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। क्लियर हो गया? तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा जिला भूकंप जोन 5 में नहीं आता है? तो भूकंप जोन 5 में कौन सा जिला नहीं आता? टिहरी, चमोली, अल्मोड़ा या फिर पिथौरागढ़ में। तो भाई टिहरी जो है हमारा भूकंप जोन 4 में आता है। तो सही आंसर क्या हो गया हमारा? देखिए जो उत्तराखंड के जो अति संवेदनशील जोन के जो 5 जिले हैं वो हैं चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चंपावत और अल्मोड़ा। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया टिहरी। और जो 5 के बाकी जिले हैं वो हैं 2 गढ़वाल के, चमोली, रुद्रप्रयाग, और कुमाऊं के 3 जिले पिथौरागढ़, चंपावत और अल्मोड़ा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो भूस्खलन का अर्थ क्या है? तो देखिए भूस्खलन का अर्थ धरती का हिस्सा, जमीन का खिसकना, जमीन का बंजर होना।
तो इसका जो सही आंसर है वो है ज़मीन का खिसकना। यानी किसी स्थान से अगर ज़मीन खिसक जाती है, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में, तो उसी को क्या कहा जाता है? भूस्खलन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी मानवीय कारक कौन सा है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य से। तो ऑप्शन देखिए इसके, खराब जल निकासी, दूसरा है अकुशल खुदाई, तीसरा है पेड़ काटना और चौथा है ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी। तो क्यों है इसको समझ लेते हैं जी। कि अगर जो हमारी पानी की निकासियां हैं वो गलत तरीके से होंगी तो जाहिर सी बात है कि हमारा भूस्खलन होगा। दूसरा है अकुशल खुदाई, जिस तरह से आजकल पहाड़ों में रोड की कटिंग्स होती है, या अकुशल खुदाई से यही मतलब है कि गलत तरीके से खुदाई करना या फिर गलत तरह से पहाड़ों को तोड़ना, काटना। और पेड़ का काटना तो मुख्य कारण है भूस्खलन का। तो ये तीनों कारण हो गए भूस्खलन के। चलिए अगला प्रश्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए साइंस और मैनेजमेंट दोनों से रिलेटेड प्रश्न है। किस यंत्र की सहायता से मलबे में दबे लोगों का पता लगाया जाता है? देखिए किस यंत्र की सहायता से मलबे में दबे लोगों का पता लगाया जाता है? तो ऑप्शन है हेलीकॉप्टर से, दूसरा टेलीस्कोप, तीसरा है उपग्रह, चौथा है इंफ्रारेड कैमरा से। तो देखिए क्या हो सकता है इसका आंसर? तो इसका सही आंसर है इंफ्रारेड कैमरा। तो इंफ्रारेड कैमरे की हेल्प से जो भी मलबे में दबे लोग हैं उनका पता लगाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आग से जलने पर जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो भाई सही उत्तर है ठंडा पानी डालना चाहिए। तो फर्स्ट प्राइमरी जो ट्रीटमेंट यही है कि उस स्थान पर ठंडा पानी डालना चाहिए जहां पर भी आग से जला हो। निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपचार का सामान है? तो प्राथमिक उपचार का सामान क्या हो सकता है? तो सही आंसर है बैंडेज या टेप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानचित्र पर भूस्खलन खतरा क्षेत्रों को किन रंगों से दर्शाया जाता है? लाल, पीला, हरा या फिर ये सभी? तो आंसर है ये सभी, लेकिन हर रंग का एक अपना मतलब होता है। ठीक है, तो लाल रंग का मतलब होगा यानी ऐसे क्षेत्र जो कि बहुत ही खतरनाक है, पीला यानी सावधानी बरतने वाले क्षेत्र, और हरे का अर्थ है सुरक्षित क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न है, गुजरात में भूकंप कब आया था? तो इसका सही आंसर है 26 जनवरी 2000। तो 26 जनवरी 2000 को गुजरात के में भूकंप आया था। अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट है और करंट अफेयर से रिलेटेड भी है। तो उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन मंत्री कौन है? तो ऑप्शन आपके धन सिंह रावत, हरक सिंह रावत, तीरथ रावत या फिर हरीश रावत। तो पहला जो ऑप्शन है धन सिंह रावत आपका सही आंसर है। दूसरा ऑप्शन हरक सिंह रावत, ये वन मंत्री है। तीरथ रावत पूर्व मुख्यमंत्री हो गए उत्तराखंड के। हरीश रावत उससे पूर्व मुख्यमंत्री। चलिए अगला प्रश्न, ये बिल्कुल करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन शोध स्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो सही आंसर है चमोली। तो चमोली जिले में आपदा प्रबंधन शोध संस्थान बनाया जाने वाला है और इसकी घोषणा की गई है। तो ये थे उत्तराखंड जीके के अंतर्गत आपदा प्रबंधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट है। आई होप कि ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत यूजफुल रहे होंगे, हेल्पफुल रहेंगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। तो प्लीज़ अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।